Dear students, welcome to all of you in online class. Now we are discussing the topic theory of checks and balances means नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत. This topic is important for modern democratic governments. अर्थात आधुनिक प्रजातांत्रिक सरकारों के अंगों में जो शक्तियों का विभाजन या पावर सेपरेशन थ्योरी को आप सब पिछले वीडियो क्लासेज में समझ चुके हैं. कहने का तात्पर्य कि पिछले वीडियो क्लासेज में मैंने दो पार्ट में पावर एवं सेपरेशन थ्योरी को आप सबों के बीच समझाने का प्रयास किया. इसलिए आप शक्तियों के विभाजन के विशेषता, उसके गुण दोष को भली भांति परिचित हो चुके हैं. लेकिन जब उस सिद्धांत को सरकारों में प्रयोग किया गया तो अर्थात जो पावर सेपरेशन शक्तियों के विभाजन से संबंधित जो भी सिद्धांत था, उस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में अंगों के बीच उसे ढालने का प्रयास किया गया, उसे लागू करने का प्रयास किया गया तो अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगी, अनेक समस्याएं उत्पन्न हुए. अर्थात व्यवहारिक रूप में अंगों के बीच शक्तियों का पूर्ण जो पृथक्करण है वह संभव नहीं हो पाया और न ही वह वांछनीय भी था, क्योंकि सरकार के अंगों के बीच पारस्परिक जो संबंध उपयोगी और आवश्यक भी है कि उन सबों के बीच विशुद्ध रूप से हम विभाजन करके अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि कुछ विद्वानों के द्वारा कहा जाने लगा कि समस्या का हल शक्तियों का विभाजन नहीं बल्कि अंगों के बीच इस ढंग से संबंध स्थापित करना आवश्यक हो जिससे उन अंगों में उत्तरदायित्व का बोध हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध हो और उत्तरदायित्व की योग्यता से संबंध विच्छेद न हो जाए. तो इसी बात को ध्यान में रखकर ही वर्तमान समय में जो आज के समय है, इसमें सरकारों के अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत ने एक नई रूप ग्रहण कर लिया है, नवीन रूप ग्रहण कर लिया है, जिसे हम चेक्स एंड बैलेंसेज अर्थात नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत के नाम से जानते हैं. अब ये जानना है कि चेक्स एंड बैलेंस थ्योरी नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत होता क्या है, इसका आशय क्या है. तो नियंत्रण एवं संतुलन अर्थात थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज जो सिद्धांत का आशय यह है कि सरकार के विभिन्न अंग एक दूसरे के शक्ति पर इस प्रकार से नियंत्रण स्थापित करे कि शक्तियों का संतुलन बना रहे और कोई भी एक विभाग निरंकुश शक्तियों का प्रयोग न करे. इसे हम दूसरे शब्दों में भी कहेंगे कि विभिन्न विभाग पृथक तो हो, अलग तो हो सकते हैं परंतु स्वतंत्र नहीं हो सकते. तो इस प्रकार की व्यवस्था में सरकार के विभिन्न
जो सरकार के विभिन्न विभाग एक दूसरे के शक्तियों को इस प्रकार से नियंत्रित और सीमित करते हैं कि कोई एक विभाग बहुत अधिक शक्तियां अपने हाथ में लेकर नागरिकों के स्वतंत्रता एवं समस्त व्यवस्था के लिए संकट न बन जाए। कहने का अर्थ कि यदि सरकार के, आप भी जानते हैं कि सरकार के कुछ प्रमुख अंग होते हैं, चाहे वह एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो या जुडिशियरी हो, तो इन अंगों में से किसी एक अंगों को इतना अधिकार न मिल जाए या वह अंग अपने आप को इतना अधिकार संपन्न न समझ बैठे कि वह देश की जनता या देश के नागरिकों के लिए, चाहे नागरिकों की स्वतंत्रता और समस्त व्यवस्था के लिए वह संकट न बन जाए, अर्थात वह निरंकुश शक्तियों का प्रयोग नहीं करने लगे, वह अतताई न बन जाए, वह स्वच्छंदता पूर्ण कार्य नहीं करने लगे। इस प्रकार नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत का उद्देश्य एवं आशय यह है कि शक्तियों को नियंत्रित करते हुए शासन व्यवस्था में संतुलन की स्थिति को बनाए रखना। तो यहाँ पर है कि उद्देश्य क्या है? चेक एंड बैलेंस थ्योरी का उद्देश्य है कि सरकार के जितने भी अंग है उसमें बैलेंसेज रहे, संतुलन रहे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन से भी कार्य करें और समय पड़ने पर एक दूसरे के अवरोधक के रूप में भी अपने आप को प्रकट करें। तो अतः इस जो आशय है, इस अर्थ को विस्तृत रूप से, विशेष रूप से समझने के लिए, अर्थात चेक्स एंड बैलेंसेज थ्योरी को व्यावहारिक रूप में, प्रायोगिक रूप में आप सब कुछ उदाहरणों द्वारा, अर्थात एक विभाग द्वारा दूसरे अन्य विभाग के द्वारा चेक या बैलेंसेस का कार्य करना। यानी कहने का तात्पर्य कि यदि एक विभाग द्वारा किए गए कार्यों या उसके शक्तियों पर अन्य विभागों द्वारा उस पर अवरोधक एवं नियंत्रण कैसे रखा जाता है, उसके विषय में कुछ उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि सरकार के जो प्रमुख 3 विभाग है, अंग है, पहला है व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका के कार्यों पर कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के द्वारा नियंत्रण रखना। इट मीन्स कि आप जानते हैं कि व्यवस्थापिका का कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना, कि संविधान के उपबंधों के अनुकूल कानून बनाना, और कार्यपालिका द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है उसको विधानमंडल में अर्थात संसद में उसे पुष्टि प्रदान करना। तो यहाँ है कि व्यवस्थापिका के कार्य कि नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा प्रबंध किया जाता है, ऐसा प्रबंध किया गया है कि कानून निर्माण का कार्य प्रमुख रूप से व्यवस्थापिका करे। लेकिन व्यवस्थापिका के इस कार्य को कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के द्वारा नियंत्रण रखा जाए। तो इस संबंध में ऐसी व्यवस्था की जाती है ताकि व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों पर कार्यपालिका की भी सहमति होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि यदि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में, हमारे देश में भी, यदि कानून
विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा विधानमंडल से पास किया जाता है, अर्थात केंद्र में लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा या राज्य में विधान सभा या विधान परिषद के द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं के से अगर कोई विधेयक पारित किया जाता है तो उसे कार्यपालिका प्रमुख के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, अर्थात राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ठीक व्यवस्थापिका कानून बनाने के कार्य करती है, लेकिन उसकी संपुष्टि कौन करता है? अपने हस्ताक्षर के द्वारा कार्यपालिका उस पर सहमति प्रदान करता है। लेकिन वह विधेयक ठीक है, कानून तो बन जाता है, लेकिन यदि उसे न्यायपालिका में चैलेंज किया जाता है कि यह संविधान के अनुकूल नहीं है, संविधान के जो भी प्रावधान है उसके प्रतिकूल व्यवस्थापिका द्वारा कानून बनाया गया और कार्यपालिका के द्वारा सहमति दी गई, तो वहां पर न्यायपालिका उसे चेक करती है, अर्थात न्यायपालिका उसको जांच करती है और वह संविधान के उपबंधों के प्रतिकूल यदि कानून है तो उसे अपने पुनराविलोकन शक्ति के द्वारा, रिव्यू के द्वारा उसे खारिज कर देती है, अवैध घोषित कर देती है। तो यहाँ हो गया कि व्यवस्थापिका के कार्य को कार्यपालिका के द्वारा भी सहमति दिया जाता है, यदि नहीं सहमति दिया जाएगा तो वह कानून नहीं बनेगा। यदि कानून संविधान सम्मत व्यवस्थापिका बनाया है कि नहीं, उसकी जांच न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। दूसरा है कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की कार्यपालिका की प्रशासनिक कार्यों को या शक्तियों को व्यवस्थापिका या न्यायपालिका के द्वारा चेक एंड बैलेंस किया जाता है, उसे अवरोध या नियंत्रण किया जाता है। तो यहाँ देखा जाएगा कि इस प्रकार शासन व्यवस्था का संचालन प्रमुख रूप से कार्यपालिका के कार्य है, अर्थात जितने भी कानून है उसका देश के समस्त क्षेत्रों में इम्प्लीमेंटेशन का कार्य कार्यपालिका का है। उसके साथ साथ कार्यपालिका प्रशासनिक संबंधी कार्यों को भी क्रियान्वित करती है। तो कार्यपालिका के द्वारा संवैधानिक पदों पर भी या अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है। तो यहाँ भी देखा जाता है कि कार्यपालिका के कार्यों को यदि वह नियुक्ति करता है, जो भी संवैधानिक पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति या अन्य नियुक्ति करता है, तो उसकी संपुष्टि व्यवस्थापिका के द्वारा की जाती है। उसे पार्लियामेंट में या विधानमंडल में उसे संपुष्ट किया जाता है, उसे पारित किया जाता है। दूसरा है कि उसकी योग्यता, अर्थात जो संवैधानिक पद पर नियुक्त होते हैं उनके अर्हता, योग्यता या अन्य जो कार्य है उसके यदि वह सही है अथवा नहीं है तो उसकी जांच न्यायपालिका के द्वारा की जाती है कि वह उस पद के अर्हता योग्य है अथवा नहीं वह व्यक्ति। तो यहाँ पर है कि वह कार्यपालिका पर नियंत्रण व्यवस्थापिका के द्वारा अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा भी होता है। जैसे कि कोई कानून कार्यपालिका अपने अध्यादेश के द्वारा लागू कर दिया है, अध्यादेश के द्वारा यदि कानून को तत्काल यदि देश की आवश्यकता है तो उसे लागू कर दिया है, तो उसे व्यवस्थापिका सदन में उस विधेयक, उस कानून को यदि कार्यपालिका के द्वारा सदन में रखी जाती है, सदन के पटल पर रखी जाती है, तो व्यवस्थापिका यदि कानून सम्मत नहीं है या कार्यपालिका अपने मन मुताबिक उस तरह के कानून ला रही है तो उसका विरोध करती है, चाहे वह निंदा प्रस्ताव के द्वारा, सदन के बहिर्गमन के द्वारा, सदन से वॉकआउट करके, या दूसरा है कि
अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। तो विभिन्न माध्यम हैं कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। ये सभी हम संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कम देखने को मिलता है, क्योंकि कार्यपालिका जो लेजिस्लेचर मेंबर भी होते हैं, व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, और कार्यपालिका अर्थात सरकार जो बनती है वो मेजॉरिटी पार्टी अर्थात सदन में जिसका बहुमत होता है, इसलिए उसी का बनता है। इसलिए सदन में उसका विरोध जितना अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है, उतना संसदीय शासन व्यवस्था में कम देखने को मिलता है। फिर भी व्यवस्थापिका के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। दूसरा, न्यायपालिका के द्वारा यदि जो अध्यादेश या तत्काल कार्यपालिका के द्वारा जो कानून, कैबिनेट डिसीजन, मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा जो देश में कानून लागू किया गया है, वह कानून संविधान सम्मत है अथवा नहीं है, उसके परिप्रेक्ष्य में भी न्यायपालिका जांच करती है। तो न्यायपालिका जांच करती है, अर्थात उसे यदि किसी के माध्यम से या वो स्वतः संज्ञान लेकर भी उस पर कार्यवाही करती है, उसकी जांच करती है, और जांच के फलस्वरूप यदि वह संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत यदि वह संविधान सम्मत अर्थात कानून जो संविधान के उपबंधों के प्रावधानों के विपरीत यदि वह कानून या अध्यादेश या जो मंत्रिमंडल का निर्णय है कानून सम्मत नहीं है, तो उसे वह अवैध घोषित कर देती है। इस तरह से न्यायपालिका भी कार्यपालिका के कार्यों को नियंत्रण करती है या अवरोध डालती है। और तीसरा होता है कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा भी नियंत्रण किया जाता है। ऐसे जनरली सामान्य तौर पर न्यायपालिका पर देश की जनता की विश्वास होता है। न्यायपालिका को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि सामान्यतः उसके कार्यों पर कम मात्रा में व्यवस्थापिका और या न्यायपालिका के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। फिर भी न्यायपालिका के न्यायाधीश भी मानव ही है, कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए यदि न्यायाधीशों के द्वारा यदि अराजकतापूर्ण कार्य किया जाता है, यानी कहने का अर्थ कि यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत यदि वह जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से कानून लाते हैं, क्योंकि किसी भी देश में न्यायपालिका भी कानून बनाती है, तो वह कानून यदि वह न्यायपूर्ण न हो, संविधान के अनुकूल नहीं हो, तो उसको पार्लियामेंट में व्यवस्थापिका द्वारा अमेंडमेंट करके संशोधन करके फिर दूसरा कानून उसे संशोधित कर दिया जाता है और फिर संविधान सम्मत कानून भी बनाया जाता है। और दूसरे रूप में न्यायाधीशों को इम्पीचमेंट के द्वारा, महाभियोग के द्वारा भी उसे पद मुक्त कर दिया जाता है। तो व्यवस्थापिका इम्पीचमेंट और उसमें को लाने वाला वह महाभियोग प्रक्रिया को क्रियान्वित करने वाला एग्जीक्यूटिव सदस्य भी होता है। तो कार्यपालिका के द्वारा यदि जजेज मिसबिहेवियर पूर्ण कार्य करते हैं या संविधान के जो नियम हैं उसके प्रावधान के विपरीत यदि कोई कानून बनाते हैं या देश की सरकार के मत के खिलाफ यदि वह न्यायिक कानून बनाने की निर्णय करती है, तो उस पर भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका नियंत्रण करती है। अर्थात एक तो है कि अमेंडमेंट करके, संविधान संशोधन करके, दूसरा है कि उस न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा कार्यों से मुक्त किया जाता है। ऐसे सामान्यता या एक्सेप्शनल केस में आता है, क्योंकि न्यायपालिका किसी भी देश का संविधान के संरक्षण होता है, इसलिए
वो एक्सेप्शनल केस देखा जाता है। तो इस तरह से ये 3 भागों को आप देखकर समझ चुके होइएगा कि नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत के संदर्भ में हम सब कह सकते हैं कि, या कहा जा सकता है कि इस सिद्धांत का उद्देश्य सरकार के अंगों के बीच अर्थात शासन को मर्यादा में रखना है, न कि शासन की कार्य कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालना है। इस पर अमेरिकन विद्वान मेडिसन ने भी अपने पत्र फेडरलिस्ट में लिखा है कि शक्तियों का विभाजन का आशय यह नहीं है कि अंगों के बीच एक दूसरे से कोई संबंध न रहे, फिर भी जब तक इन अंगों को एक दूसरे से संबद्ध न किया जा सके या नहीं किए जाएंगे और इस तरह से मिला नहीं दिए जाएंगे कि एक का नियंत्रण दूसरे पर स्थापित हो जाए, तब तक स्वतंत्र सरकार कदापि नहीं हो सकती। अतः ऐसी व्यवस्था हो जिससे सरकार के अंगों की शक्तियाँ अलग अलग रहे, लेकिन एक अंग दूसरे अंगों का नियंत्रण एवं अवरोधक का कार्य करते रहे, और ऐसा शक्ति संतुलन स्थापित कर दी जाए कि कोई भी अंग अधिक शक्तिशाली न हो सके। अर्थात हैमिल्टन के शब्दों में कि शक्ति का प्रतिद्वंदी शक्ति, पावर एज द राइवल ऑफ पावर के रूप में कार्य करे। तो इस तरह से मैंने जो पिछले क्लासों में पावर सेपरेशन के पार्ट 1 और 2 में भी जो विश्लेषण किया, वह आधुनिक युग में परिवर्तन होकर एक नई कॉन्सेप्ट के रूप में, एक नई अवधारणा के रूप में आया, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत, जिसे सोच समझकर स्थापित की गई है, जिससे शासन का कोई शाखा, कोई विभाग पागलपन न कर सके। इसलिए इस चेक्स एंड बैलेंसेज का थ्योरी को लाया गया है, और साधारणतः अध्यक्षीय सरकार जो शासन व्यवस्था है, चाहे अमेरिका है, उसमें इसका यूटिलाइज पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म्स है, संसदीय सरकार है, वहाँ तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एक ही सिक्के के 2 पहलू है, इसलिए कम मात्रा में देखने को मिलता है। फिर भी एक विभाग अन्य 2 विभागों के द्वारा, एक विभाग पर अन्य 2 विभागों के द्वारा यदि नियंत्रण एवं अवरोध नहीं रखा जाएगा, तो कोई भी विभाग वह अपने शक्ति का दुरुपयोग करेगा, और जिससे देश की जनता भुगतेगी। इसलिए नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत आज की अवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह एक औचित्यपूर्ण सिद्धांत है, जिसे आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा। पुस्तकों में कम मात्रा में ही सही, लेकिन आपको पढ़ने को मिलेगा। जो मैंने बताया उससे आप तत्काल पुस्तकों में देखकर और उसे तैयारी करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू में यह एक नए तरीके का प्रश्न आता है। शायद गैस पेपर इत्यादि में तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसे तैयारी अवश्य करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।